चलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्लान 3, ऑप्शनली सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। ऑप्शनली सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। देखिए, ये कौन है? ये है एम्प्लॉयर। ठीक है, ये है एम्प्लॉयर। प्लान को बहुत ध्यान से समझना। और ये है एम्प्लॉई। ये है एम्प्लॉई। इस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव दिया। क्या दिया कि देख भाई एम्प्लॉई, अगर तू चाहे तो मुझसे 10,000 शेयर्स ले लेना, और अगर तू चाहे तो 12,000 शेयर्स बेस्ड कैश ले लेना। तो देखिएगा, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि भैया तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, तू चाहे तो शेयर्स ले लेना और तू चाहे तो क्या ले लेना, कैश ले लेना। तो यानी अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा प्लान प्रोवाइड कर रहा है जिसमें एम्प्लॉई को एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर एम्प्लॉई चाहे तो शेयर्स ले ले, और अगर एम्प्लॉई चाहे तो शेयर्स पर बेस्ड कैश ले ले, इसी प्लान को बोला जाता है ऑप्शनली सेटल्ड प्लान। तो यानी अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा? whenever employer provide an option, whenever employer provide an option to its employees, either to take shares or to take cash based on shares, ठीक है। जहां पर एम्प्लॉयर एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉइज को कि तुम चाहो तो शेयर्स ले लेना या तुम चाहो तो शेयर्स पर बेस्ड कैश ले लेना। सच प्लान is known as ऑप्शनली सेटल्ड प्लान। इस प्लान को ऑप्शनली सेटल्ड प्लान बोला जाता है।
बोलिए, क्लियर है मीनिंग बिल्कुल? यानी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देगा कि भैया तुम चाहो तो शेयर्स ले लेना और तुम चाहो तो कैश ले लेना। सच प्लान इज नोन एज ऑप्शनली सेटल्ड प्लान। लिखेंगे IND AS 102 provide specific accounting under this plan. Under this plan. This plan involve both accounting that is equity settled plan और कैश सेटल्ड प्लान। इंडेस 102 जो है इस प्लान की एक बिल्कुल सेपरेट अकाउंटिंग को बताता है। क्योंकि इस तरह के प्लान में दोनों की अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, कैश बेस्ड प्लान की अकाउंटिंग एज वेल एज शेयर्स बेस्ड प्लान की अकाउंटिंग। Following steps should be applied. Should be applied. Under this plan. अब हम इस प्लान में कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझिएगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान on grant date सबसे पहले ग्रांट डेट पर हम इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट इक्विटी सेटलमेंट ए पॉइंट और बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट ए माइनस बी, ये आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी
इक्विटी सेटल्ड प्लान, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ग्रांट डेट पर एक वैल्यू को एनालाइज करूंगा। क्या वैल्यू एनालाइज कर रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने अपने एम्प्लॉय को जो इक्विटी सेटलमेंट का ऑप्शन दिया, मैंने उसकी वैल्यू निकाली। मान लीजिए उसकी वैल्यू आई 170, ग्रांट डेट पर बात कर रहा हूं। फिर मैंने वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट निकाला। मान लो कैश सेटलमेंट की वैल्यू आ रही है 150। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। कंपनी ये आइडेंटिफाई करना चाह रही है, या एम्प्लॉयर इस बात को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि ऐसी वैल्यू ग्रांट डेट पर ढूंढो जो केवल और केवल इक्विटी सेटल्ड प्लान को डिनोट करे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर एम्प्लॉई इक्विटी सेटलमेंट पर जाता है तो कंपनी का खर्चा 170 है। अगर वो एम्प्लॉई कैश सेटलमेंट पर जाता है तो कंपनी का खर्चा 150 है। व्हाट डज इट मीन कि एम्प्लॉयर ये मान रहा है कि 150 तो कॉमन है। वो एम्प्लॉई चाहे इक्विटी प्लान में जाए चाहे कैश प्लान में जाए, 150 का खर्चा तो कॉमन है। लेकिन अगर वो इक्विटी प्लान में जाता है तो कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा, 20,000 का खर्चा होगा। यही इक्विटी की प्योर वैल्यू कहलाएगी। नहीं आया मेरी बात को, फिर एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एम्प्लॉयर ने ग्रांट डेट पर एक पॉइंट डिस्कस किया। उसने सोचा कि यार अगर ये एम्प्लॉई इक्विटी सेटल्ड प्लान को ले लेता है तो कंपनी का खर्चा आएगा 170, और अगर ये एम्प्लॉई कैश सेटल्ड प्लान को लेता है तो कंपनी का खर्चा आएगा 1.5 लाख। इसका मतलब कि अगर वो एम्प्लॉई इक्विटी सेटलमेंट पर जाता है तो कंपनी का उस वजह से एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा, 20,000। क्लियर ये बात बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू ढूंढूंगा, यानी एक ऐसी वैल्यू जो प्योरली तभी अराइज होगी जब वो प्लान इक्विटी सेटल बनेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आती है, सर अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू 150 और इसकी वैल्यू 170। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान, -20,000? नहीं, द वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान इज nil. द वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान इज nil। क्यों? मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्या मान रही है, अगर मेरा एम्प्लॉय शेयर्स लेगा तो मेरा खर्चा 150, यानी एम्प्लॉय का बेनिफिट 150 और यहां पर एम्प्लॉय का बेनिफिट 170। क्या आपको लगता है जब किसी भी एम्प्लॉय को कैश में बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो क्या वो शेयर के ऑप्शन पर जाएगा? नहीं, हर एक एम्प्लॉय कैश ऑप्शन पर चला जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इक्विटी का खर्चा तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर एक नोट डला, लिखेंगे नोट, इफ वैल्यू ऑफ इक्विटी settled plan is negative, then assume it as 0। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
स्टेप नंबर 1 ये बोलती है कि ग्रांट डेट पर ये ढूंढो कि केवल अगर एम्प्लॉय इक्विटी को सेलेक्ट करता है तो इक्विटी की वजह से खर्चा एक्स्ट्रा कितना होगा। मैंने बोला इक्विटी सेटलमेंट की वैल्यू 170 है, कैश सेटलमेंट की वैल्यू 150 है। इसका मतलब 150 तो दोनों में कॉमन हो गया। शेयर्स के ऑप्शन पर जाने की वजह से, शेयर्स के ऑप्शन पर जाने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 20,000 और यही मेरे इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट विल बी अज्यूम्ड एज 0। रीजन, एम्प्लॉय अगर इक्विटी सेटलमेंट पर जाता है तो 150 मिलेगा और अगर वो कैश सेटलमेंट पर जाता है तो 170। तो आपको क्या लगता है कोई भी एम्प्लॉय कैश लेगा, शेयर्स लेगा? नहीं, क्योंकि शेयर्स की वर्थ कम है और कैश की वर्थ ज्यादा है, तो हर एक एम्प्लॉय कैश ऑल्टरनेटिव पर चला जाएगा और इस वजह से इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, निल हो जाएगी। तो दिस विल बी कॉल्ड इक्विटी सेटल्ड प्लान वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। मेरे हिसाब से क्लियर होगी ये स्टेप। आइएगा स्टेप 2। कैलकुलेट expenses to be recognized under equity settled plan. Calculate expenses to be recognized under equity settled plan over vesting period. over vesting period। लीजिए, अब हम इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू का खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड। एक्सपेंसेस पर एनम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान, इक्विटी सेटल्ड प्लान की वैल्यू और डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। ये लीजिए, ये आपका स्टेप 2 आ गई। इक्विटी सेटल्ड प्लान की जो वैल्यू आपने कहां निकाली है, स्टेप 1 में निकाली है, उस स्टेप 1 की वैल्यू को डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कर दोगे तो आपके पास हर साल का खर्चा आ जाएगा। स्टेप 3, कैलकुलेट expenses to be recognized under cash settled plan, under cash settled plan in usual manner, in usual manner। अब आपका जो कैश सेटल्ड प्लान है, आप उस कैश सेटल्ड प्लान की वैल्यू, उसके खर्चे इन यूजुअल मैनर में निकालोगे। जैसे अपन ने कैश सेटल्ड प्लान में पढ़ा कि हर ईयर की फेयर वैल्यू को रिव्यू करोगे
और उस आधार पर आप क्या कर दोगे, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर लोगे। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, pass necessary journal entries under this plan। अब उसके बाद इस प्लान की जर्नल एंट्रीज करेंगे। एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की एंट्री। एम्प्लॉइज बेनिफिट अकाउंट डेबिट, बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। सबसे पहले हम खर्चा बुक करेंगे। हमने इक्विटी सेटल्ड प्लान का जो खर्चा निकाला वो तो चला जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में, और जितना हमने कैश सेटल्ड प्लान का खर्चा निकाल रहे हैं वो हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने जो एम्प्लॉइज बेनिफिट या एम्प्लॉइज एक्सपेंस का खर्चा बुक किया है, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस या एम्प्लॉइज बेनिफिट, इसको पीएनडल में ट्रांसफर कर दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये खर्चे को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनडल में। हर साल ये एंट्री होती रहेगी ओवर द वेस्टिंग पीरियड। एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तो एम्प्लॉइज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऑप्ट फॉर द कैश पेमेंट है या वो ऑप्ट फॉर द इक्विटी सेटलमेंट है। सबसे पहले बात करता हूं केस ए।
if opt for cash settlement, if opt for cash settlement, अगर एम्प्लॉइज कैश सेटलमेंट की तरफ जा रहा है तो बताइए किस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम उसे कैश पेमेंट कर देंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। हमने अभी तक जितनी भी लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है हम उस लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ये लीजिए हमने उसे पेमेंट कर दिया। लेकिन एक समस्या हो गई, हमने कुछ खर्चा जो कि इक्विटी सेटल्ड प्लान का था उसके लिए एक रिजर्व बनाया हुआ था, तो वो रिजर्व अब आप कैंसिल कर दोगे। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो अगर वो एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट की तरफ जाता है तो कैश सेटलमेंट में ये एंट्री हो जाएंगी। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। कैश में पेमेंट कर दोगे और जितना पैसा आपने रिजर्व में डाला था वो कैंसिल करके जनरल रिजर्व में डाल दोगे आप। केस बी, if opt for equity settlement, आइए अगर वो क्या ऑप्ट कर लेता है, इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट कर लेता है। सबसे पहली एंट्री शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। लीजिए सबसे पहली अकाउंटिंग क्या करूंगा, जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट की लाइबिलिटी थी उसे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की हो जाएगी, एक्सरसाइज प्राइस को रिसीव करने की। ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस जो आप एम्प्लॉइज से लोगे क्योंकि उसने इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट किया है, तो जितनी एक्सरसाइज प्राइस है वो आपको रिसीव हो जाएगी और अब आप शेयर्स इशू करने की एंट्री कर दोगे। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, शेयर्स इशू करने की एंट्री। तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी,
शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके पास जितना भी पैसा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में आया उसको डेबिट कर दोगे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये लीजिए, ये आपके पास इक्विटी सेटलमेंट की एंट्रियां हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली आपको एंट्रियां डालनी है जैसा आपके पास क्वेश्चन आता है। पहले खर्चा बुक हर दोनों तरीके से, फिर अगर एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट पर जाता है तो उसकी एंट्री, और अगर एम्प्लॉय इक्विटी सेटलमेंट पर जाता है तो इसकी एंट्री। बताइए, क्लियर है बिल्कुल अकाउंटिंग? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अ कंपनी अनाउंस्ड अ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 2007। आइए, कंपनी ने एक प्लान दिया है 1 अप्रैल 2007, सब्जेक्ट टू अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। बाय द प्लान द एम्प्लॉय कैन either claim the difference between exercise price ₹150 per share and the market price of those shares on vesting date in respect of 10,000 shares। ठीक है, 10,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में कैश कितना, मार्केट प्राइस -150, या फिर दूसरा प्लान क्या दिया है कि आप 12,000 शेयर्स ले सकते हो एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 150। 12,000 शेयर्स एट एक्सरसाइज प्राइस 150। ये दो प्लान आपने अपने एम्प्लॉय को दिए हैं। अब इसने क्या बोला है देखिएगा, अगर आप ये शेयर्स लेते हो तो इनके ऊपर लॉक इन पीरियड रहेगा 5 years का। 1 अप्रैल 7 को यानी ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विदाउट कंसीडरिंग रेस्ट्रिक्शन। मुझे बताइए रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर लगाया गया है कि अगर वो एम्प्लॉय शेयर्स लेगा तो उसके ऊपर 5 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर कैश लेगा तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं हो सकता। तो जहां पर विदाउट कंसीडरिंग रेस्ट्रिक्शन है वो फेयर वैल्यू 30 है, यानी इस प्लान की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 30, और जहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है उसकी आपको फेयर वैल्यू दे रखी है 27। द फेयर वैल्यू एस्टिमेट विदाउट कंसीडरिंग द ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। अब ये आपका ईयर 1 है, यहां पर आपकी फेयर वैल्यू दे रखी है 31.5। फिर ये आपका ईयर 2 है, यहां पर आपको फेयर वैल्यू दे रखी है 32.70, और ये जो ईयर 3 है यहां पर आपको फेयर वैल्यू दी हुई है 34, क्योंकि कैश प्लान में ही आपको ये पता है कि फेयर वैल्यू को रिव्यू किया जाता है। ये बोल रहा है 7, 8, 8, 9 और 9, 10। ये ईयर हो गया 31 मार्च 08, ये हो गया 31 मार्च 09, और ये हो गया 31 मार्च 2010।
आपको इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ कंपनी इफ एम्प्लॉइज ऑप्ट कैश सेटलमेंट और एम्प्लॉइज ऑप्ट इक्विटी सेटलमेंट। यानी आपने अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया है, चाहो तो 10,000 शेयर्स के बराबर कैश ले लेना, या अगर चाहो तो 12,000 शेयर्स परचेस कर लेना 150 पर। चलिएगा, अब हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बना लिया आप सभी ने। आइए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड प्लान। इक्विटी सेटल्ड प्लान ऑन ग्रांट डेट, ऑन ग्रांट डेट। सबसे पहले देखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट कितना? 12,000 शेयर्स इंटू 27 रुपए की फेयर वैल्यू। तो इक्विटी सेटलमेंट की वैल्यू आएगी 12,000 इंटू 27, 3,24,000। फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट। वैल्यू ऑफ कैश सेटलमेंट 10,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए, ये आपके पास आ गया 3 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटलमेंट कितना हो जाएगा? 24,000। वापस से एक बार समझ लेंगे 24,000 क्यों हुआ। अगर कंपनी ये सोचती है कि एम्प्लॉय इक्विटी सेटलमेंट पर जाएगा तो कंपनी का खर्चा है 3,24,000। अगर कंपनी ये सोचती है कि एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट पर जाएगा तो कंपनी का खर्चा है 3 लाख। तो इसका मतलब 3 लाख तो दोनों में कॉमन हो गया। 24,000 रुपए कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा अगर एम्प्लॉय इक्विटी सेटलमेंट पर जाता है तो मैंने ये बोला कि प्योर इक्विटी, यानी अगर वो दोनों में से कोई भी प्लान ले ले 3 लाख का खर्चा तो कॉमन है। तो इक्विटी की वजह से, एब्सोल्यूटी की वजह से कितना एक्स्ट्रा खर्चा है, और वो है 24,000 का। तो वही मेरी इक्विटी सेटलमेंट की वैल्यू हो गई। आइए, इसने क्या बोला था? वेस्टिंग पीरियड है आपका 3 साल का। तो लिखिए एक्सपेंसेस पर एनम अंडर इक्विटी सेटलमेंट। 24,000 का टोटल खर्चा ओवर द वेस्टिंग पीरियड हम बांट देंगे तो 8,000 का खर्चा इक्विटी सेटल्ड प्लान का हर साल आएगा। सबसे पहले इक्विटी सेटलमेंट की वैल्यू निकाल ली और उसके खर्चे को हमने क्या कर दिया? ओवर द वेस्टिंग पीरियड रिकॉग्नाइज कर दिया। पॉइंट नंबर 3, expenses under cash settled plan।
कैश सेटल्ड प्लान का खर्चा, ईयर 2007-8, 10,000 शेयर्स इंटू फेयर वैल्यू क्या हो गई हमारी ईयर वन पर, ईयर वन की फेयर वैल्यू है 31.5, तो इंटू 31.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, खर्चा बताइए। 10,000 इंटू 31.5 डिवाइड बाय 3, 1,05,000 का खर्चा आ गया ईयर 2008-9 का खर्चा। 10,000 इंटू, अब आपकी जो फेयर वैल्यू है वो हो गई है 37.20, सॉरी 32.70 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 10,000 इंटू 32.7 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, टोटल आ गया 2,18,000। इसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, 1,05,000, 218 माइनस 1,05,000, ये आ गया 1,13,000 का खर्चा। ये आपका ईयर 2 का खर्चा आ गया। यही निकाल देता हूं ईयर 2009-10 का खर्चा, $10,000 इंटू फेयर वैल्यू हो गई है 34 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, 10,000 इंटू 34, यह आ गया 3,40,000। इसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आप कितना खर्चा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, 2,18,000 को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो 340 माइनस 218, तो इस बार का खर्चा आ जाएगा 1,22,000। ये लीजिए, ये आपके पास कैश सेटल्ड प्लान के खर्चे आ गए। अब इसने शो द इंपॉर्टेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी, चलिएगा निकाल लिए सारे खर्चे आपने। सबसे पहले बनाते हैं एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट। इकतीस मार्च 08 पर एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 8,000 का खर्चा और 2 शेयर बेस्ड पेमेंट
लाइबिलिटी अकाउंट, और लाइबिलिटी अकाउंट में कितना खर्चा बुक हो गया? 1,05,000, 1,05,000। सारा का सारा खर्चा P&L में ट्रांसफर कर दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,05,000 प्लस 8,000, टोटल 1,13,000। ये आपका ट्रांसफर हो गया P&L में। ये ईयर 1 क्लोज। नेक्स्ट 31 मार्च 09, वापस से वही, सबसे पहले टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 8,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, और टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। तो उसमें सेकेंड ईयर का खर्चा कितना था आपका? 1,13,000। टोटल खर्चा P&L में ट्रांसफर कर दोगे तो 31/3/09 पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,13 प्लस 8, 1,21,000 आपका ट्रांसफर हो गया। ये लीजिए, आपका सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो गई। फर्स्ट ईयर का खर्चा बुक कर दिया, जो इक्विटी प्लान का था 8,000, और दूसरा हमारा जो कैश प्लान का खर्चा था। देख लीजिए यहां तक। अब आएगा 31 मार्च 2010, वापस से खर्चा बुक करेंगे टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 8,000, और टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट 1,22,000 रुपए। और 31/3/10 पर इस खर्चे को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। ये लीजिए, ये आपके पास सारा एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग हो गई, द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। ठीक है। अब हम दो अकाउंट हमारे ये बनेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। तो मैं ये भी बना देता हूं हाथों हाथ। शेयर बेस्ड
पेमेंट रिजर्व अकाउंट, इकतीस मार्च 08, बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस 8,000 का खर्चा है और 31 मार्च पर यह आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक अप्रैल 08 पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 का खर्चा और 31/3/09 पर बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, फिर अगेन 8,000 का खर्चा। तो यानी अब आपके पास 31/3/09 पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,000 का खर्चा। यह आपका सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो गई। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में एक अप्रैल 09 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $16,000 का खर्चा, 31/3/2010 बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, फिर 8,000 का हो गया। तो लीजिए अब की बार आपका 31/3/2010 पर टू बैलेंस कैरिड डाउन टोटल खर्चा रिकॉर्ड हो गया 24,000। ये लीजिए, ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब इसी तरह से अपन बना देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। इकतीस मार्च 08 पर सबसे पहले हुआ था तो बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस 1,05,000 का खर्चा आपका बुक हुआ था और 31 मार्च 08 पर टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000। ये आपका फर्स्ट ईयर है। 1 अप्रैल 08 सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लाओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
1,05,000। फिर 31 मार्च 09 पर बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस। बताइए एम्प्लॉइज का सेकेंड ईयर का खर्चा आपने कितना रिकॉर्ड किया था? 1,13,000। तो लीजिए अब 31 मार्च 09 पर आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000 प्लस 1,13,000, तो 2,18,000 का टोटल खर्चा आपका इस ईयर तक रिकॉर्ड हो गया। बना लीजिए यहां तक टोटल खर्चा आ गया 2,18,000। एक अप्रैल 09 फिर ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 2,18,000 का खर्चा की जो लाइबिलिटी है आपकी वो ओपनिंग बैलेंस आ गया। 31/3/10 बाय एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, और इस बार का खर्चा था 1,22,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये लीजिए ये आपका लाइबिलिटी का बैलेंस आ गया। तो ये आपके तीन अकाउंट कौन कौन से हो गए? एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट और शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। देख लें आप आराम से, सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है अगर जो एम्प्लॉय है वो कैश सेटलमेंट को ऑप्ट कर ले या वो एम्प्लॉय इक्विटी सेटलमेंट को ऑप्ट कर ले। आइएगा फर्स्ट अब हम लेते हैं इफ ऑप्ट फॉर कैश सेटलमेंट। यानी अगर एम्प्लॉइज ने ऑप्ट कर लिया है कैश सेटलमेंट को, तो देखिएगा शेयर बेस्ड पेमेंट, एक तो रिजर्व अकाउंट चल रहा था आपका, और एक आपका चल रहा था शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। दो अकाउंट पर हमें बात करनी है। देखिएगा सबसे पहले रिजर्व का बैलेंस लिख देते हैं। तो रिजर्व का बैलेंस था आपका कितना? 24,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 का एक रिजर्व क्रिएटेड था। एम्प्लॉय ने क्या ऑप्ट कर लिया है? एम्प्लॉइज ने कैश सेटलमेंट ऑप्ट कर लिया,
तो इसका मतलब अब ये खर्चा पूरा का पूरा बेकार है, तो इस खर्चे को हम ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व 24,000, ये लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी का बैलेंस था 3,40,000। इस 3,40,000 का पेमेंट कर दोगे तो टू बैंक, ये लीजिए। अगर आपके एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट पर जाते हैं तो कैश सेटलमेंट की अकाउंटिंग इस तरह से हो जाएगी। सेकंड, इफ ऑप्ट फॉर इक्विटी सेटलमेंट, if opt for equity settlement, सबसे पहले बनाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी का बैलेंस था आपका 3,40,000 का, ठीक है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे रिजर्व में, तो टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 3,40,000। ये लीजिए, हमने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस था हमने उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा अकाउंट बनेगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका 24,000 का बैलेंस था जो ऑलरेडी आप खर्चा बुक कर चुके हो। रिजर्व अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था आपका वो था 24,000। बाय शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, कितना खर्चा ट्रांसफर किया था हमने, लाइबिलिटी से रिजर्व में 3,40 ट्रांसफर किया था। बाय बैंक, कितना, 12,000 शेयर्स पर 150 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस आपको रिसीव हो जाएगी। 12,000 इंटू 150, तो 18 लाख आपको ये मिल गया। टू शेयर कैपिटल,
12,000 शेयर्स इंटू 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो 12 लाख रुपए तो आपके चले जाएंगे शेयर कैपिटल में। और 2, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट में बचा, यानी 24,000 प्लस 3,40,000 प्लस 18 माइनस 12 लाख, तो 9,64,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ये लीजिए, अगर आप इक्विटी सेटलमेंट पर जाते हो तो इक्विटी सेटलमेंट का अकाउंट इस तरह से आपका कंप्लीट बनेगा। शेयर बेस्ड लाइबिलिटी के बैलेंस को ट्रांसफर करोगे, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी के बैलेंस को रिजर्व में ट्रांसफर, फिर रिजर्व में आपको एक्सरसाइज प्राइस रिसीव होगी, फिर आप शेयर इशू कर दोगे तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 20, जो कि किस पर बेस्ड था? आपका ऑप्शनली सेटल्ड जो आपके प्लान है उस पर बेस्ड था।